नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गोल में। और हम भारतीय संविधान को कवर कर रहे हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे। तो आज का टॉपिक है अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति के विषय में। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं है, ये कौन से भाग में आती है, किस अनुच्छेद में आती है, कौन से आर्टिकल में आती है, इन सभी के बारे में किस किस तरह के हमारे क्वेश्चंस बन सकेंगे हमारे भारतीय संविधान के, तो वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारा, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर जो होगा, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी, जिन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे। 4 ऑप्शन है। पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा में सफलता पाई थी, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट के साथ। और ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी है, इन्होंने सिविल सेवा में सफलता कब मिली थी, इन्होंने पास कब की थी ये परीक्षा, इन्होंने पास की थी सन 1864 में, 1864 में इन्होंने ये परीक्षा पास कर ली थी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पहले भारतीय थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। सही आंसर बताना है, फिर मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बताऊंगा। तो ये जो आयोग था, किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन, ये किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1926 में। दरअसल में क्या था, हमारे देश में वर्ष 1853 के चार्टर एक्ट से सिविल सेवा की शुरुआत हो गई थी। लेकिन ये जो सिविल सेवा थी, ये भारत में ना होकर ये इंग्लैंड में होती थी। इनके जो एग्जाम थे वो भी इंग्लैंड में होते थे, और इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती थी वो भी इंग्लैंड में होती थी। इंग्लैंड में हैलीबरी कॉलेज है, जो कि एक चैन सिमी थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से की जाती थी सिविल सेवा की भर्ती। अब उसके बाद में वर्ष 1923 में सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता होती है, ये इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित किए जाने लगी थी। लेकिन अब जैसे 1923 में भारत में भी आयोजित किए जाने लगी थी, तो उसके लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना था। वो लोक सेवा आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? वो लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था वर्ष 1926 में। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में संघीय एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो इसका सही आंसर बताने से पहले मैं इसके बारे में भी कुछ बात बताता हूं। भारत में 1853 के चार्टर एक्ट के साथ सिविल सेवा की शुरुआत हो गई थी भारत में। उसके बाद में वर्ष 1923 में भारत में भी ये प्रतियोगिता होने लगी थी। उसके बाद में 1926 में ये लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था। फिर उसके बाद में वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। तो इसका सही आंसर जो बताना है, और वो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1935 अधिनियम। क्योंकि पहले ली आयोग जो था, उस टाइम पर इसका नाम था लोक सेवा आयोग, लेकिन वर्ष 1935 का जो अधिनियम आया, उसके बाद में इसका नाम हो गया संघीय या संघ लोक सेवा आयोग वर्ष 1935 के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या गृह मंत्री। तो बात हो रही है संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें हम राज्य लोक सेवा आयोग की, यानी कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग की, या
लोक सेवा आयोग की अगर, तो उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। लेकिन यहां बात हो रही है संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जित करने का अधिकार किसके पास निहित है? लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, दोनों सदनों के पास, या केवल कैबिनेट के पास? तो इसका जो सही आंसर है वो राइट आंसर होगा हमारा राज्यसभा। राज्यसभा हमारा राइट आंसर है। राज्यसभा के पास अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जित करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको पहले कुछ बात बता देता हूं। ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसे इस तरह से समझिए, ये एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो कि उच्च पदों पर भर्ती कराती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आती है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, और दूसरे उस पर आती है केंद्रीय सेवाएं। तो अब अखिल भारतीय सेवा है, इसके अंदर भी 3 चीजें आती है। एक तो हो गई हमारे IAS, दूसरे हो गए हमारे IPS, और तीसरे हो गए हमारे IFS। ये तो हो गए हमारे IAS, तो हो गए हमारे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS हो गया हमारा अखिल भारतीय पुलिस सेवा, और ये IFS हो गया हमारा अखिल भारतीय वन सेवा। इस अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत तो ये 3 चीजें आती है। अब दूसरा बचा हमारा केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाओं में हमारे जैसे कि भारतीय कस्टम तथा एक्साइज सेवाएं आती है, आयकर सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा आती है, भारतीय डाक सेवा आती है, भारतीय प्रतिरक्षा सेवा आती है, इस तरह की सेवा आती है। तो इसमें जो बात की गई है, क्वेश्चन में बात की गई है अखिल भारतीय सेवाओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, इसे शामिल किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा, ये भी शामिल किया जाता है। ये भारतीय विदेश सेवा और भारतीय वन सेवा को भी शामिल किया जाता है। ये जो है भारतीय विदेश सेवा, इसको अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं शामिल किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं में केवल 3 चीजों को शामिल किया जाता है, IAS, IPS और IFS। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, भारतीय विदेश सेवा को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी एक सेवा केंद्रीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है? अब बात मैंने बता दिया है, जो 3 सेवाएं हैं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं IAS, IPS और IFS, और जो बाकी की बची हुई सेवाएं है वो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। तो इसमें से देख लेते हैं हम ऑप्शन में से, भारतीय डाक सेवा ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है, भारतीय प्रतिरक्षा सेवा ये भी केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है, भारतीय वन सेवा ये वाली सेवा केंद्रीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है, ये सेवा आती है हमारी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत। तो इस तरह से यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कौन सी एक सेवा केंद्रीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है, तो हमारी भारतीय वन सेवा केंद्रीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है, ये आती है हमारी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सही आंसर बताना है। PQ 2 कथन दिए गए हैं, ये देखना है हमारे ये कथन दोनों सही है या दोनों गलत है या क्या मैटर है इनमें। अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। क्यों है हमारा संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप में प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। तो 311 जो है असल में वो संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना से संबंधित है। तो ये तो इस तरह से हमारा गलत हो जाएगा। 311 जो मेनली है हमारा वो या तो पद से हटाए जाना या उनकी प्रमोशन या डिमोशन से संबंधित है अधिकारियों की। तो 311 ये तो हमारा इस तरह गलत हो जाएगा। जो इसमें 311 में ये बात लिखी है ये गलत है। असल में हमारा 311
पद से हटाए जाने के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 311 में। अब 312 में क्या है? 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जिक्र किया गया है, और जबकि ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि उन्हें राजनीतिक रूप में प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। ये भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा न तो पी है और न ही क्यों है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? आर्टिकल 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। क्या ये बात सही है? तो 309 में मैं बता दूं, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की जो शर्तें होती है उस बारे में लिखा है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? सेवा की शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। संसद को अधिकार नहीं देता है, ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 311 इनके हिसाब से क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हटाया निकाला नहीं जाएगा। 311 में मैंने बताया था, 311 में असल में इसी के बारे में लिखा गया है, उनके हटाए जाने के संबंध में लिखा गया है, किस किस तरह से उनको हटाया जा सकता है, कौन व्यक्ति उनको हटाया जाता है, मतलब कौन व्यक्ति उनको हटा सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा कथन हमारा सही हो जाएगा, केवल क्यों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं करता है? प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, सीधी भर्ती या मंत्री सिफारिश से? तो मंत्री सिफारिश से, मंत्रियों की सिफारिश पर ये जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है ये केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं करता है, इनके लिए वही टेस्ट देना पड़ता है। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, मंत्रियों की सिफारिश पर वो भर्ती नहीं करते हैं। अब लोक सेवा आयोग के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, ये संघ लोक सेवा आयोग का जो जिक्र है वो भाग 14 में किया गया है, भाग 14, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? 308 से 323 तक इनका जिक्र किया गया है लोक सेवा आयोग का। अब ये जो संघ लोक सेवा आयोग है ये तो 308 से 315 तक, और उसके बाद में नहीं 314 तक है, और उसके बाद में आती है बात लोक सेवा आयोग, जो कि राज्यों में लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी बात आती है, तो वो होते हैं 315 से 323 तक, क्योंकि एक तो संघ लोक सेवा आयोग है, एक लोक सेवा आयोग है। तो संघ लोक सेवा आयोग 308 से 314 तक है और लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक। ओवरऑल आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है सिर्फ ये भाग 14 में है इसका जिक्र, 308 से 323 तक है, 3082323 ये हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन ए है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। दूसरा कथन है हमारे पास, लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी है तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक है। तो इनमें से कथन ए तो हमारा बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है। अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं उनका चयन और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। दूसरा ये है, लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी है। हाँ, ये बात तो सही है भाई, लोक सेवक जो है वो भारत सरकार के कर्मचारी है। दूसरे में इसमें इन्होंने क्या लिखा है आगे, तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक है। ये जो बात ये इन्होंने गलत लिखी है, तो सही आंसर इस तरह से हमारा ए हो जाएगा, केवल ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 310 कहता है
कि अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आर्टिकल 310 हमें ये कहता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, टाइम पीरियड इनका, ये कितने टाइम से कितने टाइम तक ये सेवा में रहेंगे। और राष्ट्रपति इसके बारे में अलग अलग और जैसे कि 310(1), 310(2), 310(3) इस तरह के खंड में विभाजित है और सभी में अलग अलग बातें हैं, लेकिन सभी बातें उनके टाइम पीरियड को लेकर है कि कौन व्यक्ति कितने टाइम तक अपनी पद पर रहेगा। तो उसी में आता है, ये 310 में ही आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है अखिल भारतीय सेवा का सदस्य, अनुच्छेद 310। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हमें बताना है और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 311 का पहला भाग और अनुच्छेद 311 का दूसरा भाग, ए और बी दोनों। इन आर्टिकल्स में लोक सेवकों के संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। सही आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, संघ नहीं था पहले 1926 में, केवल लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था और 1935 में इस लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग नाम दे दिया गया था, वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये इस तरह से लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, वो किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वर्ष 1926 में जब संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, हो गया था, संघ नहीं कह सकते यहाँ पर, लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था, तो उसमें पहले अध्यक्ष थे हमारे रोस बार्कर। हमारे नहीं, मतलब ये इंग्लैंड के थे अध्यक्ष जो बने थे, पहले अध्यक्ष ये बने थे रोस बार्कर। और जो पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे वो बने थे हमारे HK कृपलानी। अभी फिलहाल में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है हमारे प्रदीप कुमार जोशी। तो याद रखना है हमें, रोस बार्कर पहले अध्यक्ष थे, पहले भारतीय अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे HK कृपलानी, और जो फिलहाल में करंट में जो अध्यक्ष है हमारे संघ लोक सेवा आयोग के वो है हमारे प्रदीप कुमार जोशी। क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो ये एक भर्ती करने वाली एजेंसी है, उसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। अब उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पहले ही बताया था, अगर ये संघ लोक सेवा आयोग है तो इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और अगर ये लोक सेवा आयोग है राज्यों के लिए तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक निर्धारित है। ये 6 वर्ष तक निर्धारित है। संघ लोक सेवा आयोग जो कि एक भर्ती एजेंसी है, IAS, IPS, IFS इस तरह की के उच्च पदों के लिए जो भर्ती होती है वो कराता है ये संघ लोक सेवा आयोग। और इनमें जो कोई अध्यक्ष होता है या सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, उनका कार्यकाल 6 वर्षों तक या फिर 65 वर्ष तक। अध्यक्ष का तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, और ये जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। अब ये जो अध्यक्ष और इनके सदस्य हैं उनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जा सकता है, सही आंसर बताना है। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतनमान
कितना है, सही आंसर बताना है। जो कि हमारे प्रदीप कुमार जोशी है फिलहाल में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनका वेतन कितना है? उनका वेतन होता है, ये जो अध्यक्ष होते हैं इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपये। और जो कि संघ लोक सेवा आयोग के जो वे होते हैं क्या बोलते हैं सदस्य, उनका वेतन कितना होता है? उनका वेतन होता है 2.25 लाख, यानी कि 2,25,000, और इनका होता है 2,50,000। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सही आंसर बताना है, राइट आंसर होगा संसद की। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि करने की जिम्मेदारी संसद की होती है। संसद में कौन कौन लोग आते हैं? राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? अपना जो जितना भी कार्य है या कुछ भी सारी जो रिपोर्ट करता है वो किसे करता है? संघ लोक सेवा आयोग। अब नियुक्ति जब ये राष्ट्रपति करते हैं तो ये प्रतिवेदन किसको देगी? प्रतिवेदन भी ये राष्ट्रपति को देगी। संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन अपनी रिपोर्ट जो करता है वो राष्ट्रपति को करता है। और अगर बात की जाए हम लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग रिपोर्ट करेगा राज्यपाल को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर तो होगा हैदराबाद में। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हैदराबाद में स्थित है। इसके बारे में जानिए। ये जो हम आईपीएस बनते हैं, जो भी लोग आईपीएस बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? उनकी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हैदराबाद में है। आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। अगर बात करें हम आईएएस की, तो आईएएस की ट्रेनिंग होती है मसूरी में। अगर हम बात करें हम आईएफएस की, यानी कि वन सर्विस वालों की, तो उनकी ट्रेनिंग होती है देहरादून में। इनकी ट्रेनिंग वैसे कुछ टाइम तक मसूरी में भी होती है और फिर उसके बाद में देहरादून तक में होती है। लेकिन आईपीएस के बारे में पूछा है इन्होंने। आईपीएस इनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। इसका स्कूल का नाम भी दे दिया गया, मतलब ट्रेनिंग एकेडमी का जो नाम है उसका नाम भी दे दिया गया है। नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि अगर संघ लोक सेवा आयोग है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब बात आ रही है इसमें राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करेगा जी राज्यपाल। और जो रिपोर्ट देते हैं ये रिपोर्ट भी राज्यपाल को देते हैं, प्रतिवेदना। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने वर्षों तक पद पर बने रह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष या 62 वर्ष, दो जो भी पहले हो। और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो वो भी 6 वर्ष या 65 वर्ष, उनके लिए 65 वर्ष होती है और ये इनके लिए 62 वर्ष तक होती है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है? यदि सवेतन नियोजित होने पर, दिवालिया घोषित होने पर, कंपनी का साझेदार बनने पर, या उपरोक्त सभी। इनका आंसर होगा ऑप्शन टी, सवेतन नियोजित होने पर भी, दिवालिया घोषित होने पर भी, कंपनी का किसी साझेदार बनने पर भी। ये तीनों चीजें अगर मिलती है किसी उसमें अध्यक्ष या सदस्य में तो इनको हटाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? ये रिपोर्ट किसको करता है? रिपोर्ट करता है राज्यपाल को। नियुक्ति भी इनकी राज्यपाल ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सिविल सेवा में नियुक्ति नीति एवं चयन प्रक्रिया संबंधित डीएस कोठारी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा 1976 में। ये डीएस कोठारी समिति है जो कि संबंधित है सिविल सेवा से, और इसका जो गठन किया गया था वो 1976 में किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30
30 है हमारा, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश, जिला विकास अधिकारी या जिला अधिकारी। तो एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है जिला अधिकारी, जिसको बोलते हैं डीएम या फिर IAS। ये होता है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही आंसर बताना है अनुच्छेद 323A। 323A के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का गठन संविधान के 323A में किया गया है। ऑप्शन नंबर 37 का 1 हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय न्यायिक अधिकरण में कुल कितने उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं? केंद्रीय न्यायिक अधिकरण में कुल 16 उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं और जबकि 44 सदस्य होते हैं। देखो, एक अध्यक्ष होता है इसमें, 16 उपाध्यक्ष होते हैं इसमें और 44 सदस्य होते हैं इसमें। केंद्रीय न्यायिक अधिकरण। अब ये केंद्रीय न्यायिक अधिकरण है क्या? केंद्रीय न्यायिक अधिकरण के बारे में बात कर लेते हैं। जो केंद्रीय न्यायिक अधिकरण होता है, इस अधिकरण की स्थापना संसद के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 1 नवंबर 1985 को की गई थी। ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है पीड़ित लोक सेवकों को कम खर्च पर न्याय प्रदान करना। ये जो अधिकरण है ये भर्ती और सेवाओं से संबंधित सभी मामले, ये संबंधित विवाद जो होते हैं उनका निपटारा करता है। जैसे कि हमारा आम आदमी है, हमारा कुछ विवाद हो जाता है तो हम कहाँ पर जाते हैं? हम जाते हैं न्यायालयों में। लेकिन अगर कोई लोक सेवक है, उसका किसी भी तरह का विवाद है, जैसे कि भर्ती से संबंधित विवाद है, किसी बहुत सारे विवाद होते हैं, तो वो जाता है उसी बारे में, अगर उसका विवाद है तो वो जाता है केंद्रीय न्यायिक अधिकरण के पास, इस संस्था के पास। तो इस तरह से हम आज की जो वीडियो है इसमें हमने देखा लोक सेवा आयोग, सिविल सर्विसेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने हमारे आ सकते थे हमने सभी वो कवर कर लिए। मेन क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में आते हैं। अब याद रखना है, ये भाग 14 की बात हुई है आज। भाग 14, 14 और अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।